नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राजीव कुमार की मशीन के खिलाफ महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आने के बाद एक ऐसी बगावत की आग सुलगी, लगा इसमें स्वाहा हो जाएगी अब ये राजीव कुमार की मशीन। लेकिन जो सबसे पहले उस मशीन के खिलाफ खड़ा हुआ, यानी कांग्रेस पार्टी एज यूजुअल हमेशा की तरह, कोई नई बात नहीं है, फिर से सो गई है आराम से। यहां तक कि हरियाणा में एक बैठक हुई हरियाणा की हार की समीक्षा के नाम पर। हालांकि चौधरी बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि सिर्फ ये चर्चा के लिए था, लेकिन जिस बैठक में सारे वरिष्ठ नेता शामिल हों और हार पर सवाल हो रहे हों, इसका मतलब समीक्षा के लिए बैठक थी। अब ये हालत है कि उस बैठक में 14 सीटों पर मशीनों को लेकर के आपत्ति जताई गई है, शिकायत दर्ज करवाई गई है, अदालत से लेकर के राजीव कुमार का दरवाजा खटखटाया गया है। उन सभी सीटों पर चर्चा के दरमियान हरियाणा में कांग्रेस के प्रभारी रहे दीपक बावरिया और वहां के प्रदेश अध्यक्ष रहे अपना ही चुनाव हारने वाले, होटल से अपना खुद का चुनाव हार गए उदय भान। दोनों में जमकर भिड़ंत हो गई। ये उस दौर की बात है जब ये आपस में भिड़ रहे हैं या सो रहे हैं, जबकि वहीं पर इनके पार्टनर्स, आखिर क्यों न कांग्रेस को इंडिया अलायंस की अगुवाई करने से हटाया जाए, इस सवाल को जेहन में रखिएगा ये सुनते समय। उस वक्त जिस समय ये आपस में जिस वक्त लड़ रहे थे, उस वक्त इनके महाराष्ट्र के पार्टनर सड़कों पर मशीन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। वो मशीन नहीं पसंद है, उसकी शवयात्रा निकाल रहे थे। वो मशीन जिसके ऊपर बेईमानी की आशंका है, उस मशीन को फूंक रहे थे, उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे, उसकी 13वीं की तैयारी में जुटे हुए थे, सड़कों पर थे। लेकिन इनका सड़कों से कोई वास्ता ही नहीं है। जायज मुद्दों को भी अगर दफन करने की कला कोई सीखे तो वो कांग्रेस से सीख ले। इनके जायज मुद्दों पर बीजेपी झूठा प्रोपेगेंडा भी इतने एग्रेसिवली लाती है कि ये चुपचाप बैठ करके तमाशबीन बन जाते हैं और देखते रहते हैं। हरियाणा से महाराष्ट्र की कहानी दोनों को आज समझने की जरूरत है, क्योंकि इसी के बरक्स जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस ईवीएम की आगे तकदीर कैसी है। क्या इसकी जल्द ही 13वीं होने वाली है और 13वीं का भोज करवा करके हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया जाएगा? अगर 13वीं होगी तो क्या उस 13वीं में हलवाई की भूमिका में कांग्रेस वाले रहेंगे? उम्मीद तो नहीं है। 13वीं होगी तो इस देश की जनता ही करेगी। शुरुआत कुछ दलों ने जो आक्रामक रूप से कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ सड़कों पर नजर आ रहे हैं, उन्हीं से उम्मीद है। उनमें उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और शरद चंद्र पवार की एनसीपी शामिल है। लेकिन पहले इस चर्चा में तो थोड़ा तथ्यात्मक पहलुओं को समझने के लिए राजशेखर राव साहब को जोड़ लीजिए कंट्रोल रूम। स्वागत है राव साहब। सबसे पहले हम वीडियो आपको दिखा देते हैं। वीडियो दिखाइए जरा, कंट्रोल रूम वीडियो दिखाइए, महाराष्ट्र का वीडियो है ये। ये छत्रपति शिवाजी नगर की तस्वीरें हैं, आप देखिए तस्वीरों को। छत्रपति शिवाजी नगर धुले सर, धुले, महाराष्ट्र का धुले सिटी। नहीं, मेरे सामने जो खबर खुली हुई है, धुले छत्रपति शिवाजी पुतले के पास है, शिवाजी पुतला है, शिवाजी पुतले के पास फूलमाला शिवाजी को पहनाया गया। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में आपके पास आ रहा हूं मैं, मीडिया रिपोर्ट्स जो है उसके मुताबिक ये छत्रपति शिवाजी नगर बताया गया है, लेकिन अगर धुले आप बता रहे तो ये धुले में है। यहाँ पर महाविकास अघाड़ी के पदाधिकारी सब मसाल लेकर के थे। हालांकि उस अघाड़ी में आप कांग्रेस को नहीं ही गिनिए, क्योंकि वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बेसिकली शिवसेना उद्धव गुट ने मसाल जुलूस निकाला और एनसीपी शरद चंद्र पवार के कुछ कार्यकर्ता भी साथ में रहे। यहाँ पर मशीन हटाओ और देश बचाओ का नारा लगा है और आखिरकार इसे जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके इस मशीन की प्रतीकात्मक शव यात्रा शुरू की गई और फिर
इसे गांधी प्रतिमा तक जो है मार्च निकाला गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा से गांधी प्रतिमा तक ये मार्च रहा और फाइनली इसको जो है अग्नि के हवाले कर दिया मशीन को। अब आगे की तैयारी, इस लड़ाई को आगे की तैयारी मतलब बढ़ाने की तैयारी भी चल रही है। पूर्व विधायक है अनिल गोटे, उन्होंने इस दौरान कहा कि राज्य की जनता इस मशीन से आजादी के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार है। और उस कड़ी में हमने आपको बताया था कि सुनील राउत जो संजय राउत के भाई हैं, वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। एनसीपी शरद चंद्र पवार के विधायक उत्तम राव जानकर वो भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में ये लड़ाई अब अगर कोई लड़ रहा है तो वो उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी लड़ रही है। बाकी कांग्रेस अपनी आदत के मुताबिक फिर से रजाई ओढ़ के सो चुकी है। ऐसे में इस चर्चा को आगे हम लाएंगे। इसमें आखिरी एक सवाल जरूर कि अगर कांग्रेस के हाथ से इस इंडिया अलायंस की अगुवाई छीन ही ली जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ले भी लेनी चाहिए, क्योंकि अगुवा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाराती जो है खाना भी ना पाए उस अगुआ के चक्कर में। तो अगुआ को अब हटाने का वक्त तो लग रहा है कि आ ही गया है। अब मैं एक और खबर बता दूं जो मैंने चर्चा की थी आपसे। ये खबर है हरियाणा से। हरियाणा में 14 विधानसभा सीटों पर मशीन में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर के एक मीटिंग चल रही थी और वहां पर हार की समीक्षा हो रही थी। इस हार की समीक्षा में 4 सवाल थे उम्मीदवारों से। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 4 सवाल रखे थे कि चुनाव हारने का कारण क्या था, आपके क्षेत्र में किन किन नेताओं ने दौरे किए, आपने किस स्टार प्रचारक को बुलाया और कौन प्रचारक आपके क्षेत्र में आया, दोनों बात की, बुलाया किसे किसे और आया कौन कौन, और मशीन का क्या रोल रहा, आपने इस पर कोई शिकायत की थी या नहीं की थी। ये 4 नंबर का पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है मशीन को लेकर के कि मशीन का क्या रोल रहा, आप मानते हैं सही था गलत था, और सही या गलत दोनों में अगर गलत लगा तो आपने शिकायत की या आप भी बैठे रहे। इस दरमियान जो है दीपक बावरिया जो प्रभारी हैं हरियाणा के कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि सबने कमेटी के सामने अपनी बात रख दी है और अब इस रिपोर्ट को हाईकमान के पास यानी केंद्रीय नेतृत्व के पास ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बावरिया और उदयभान के बीच इसी बीच हो गया बवाल। अब बवाल क्यों हुआ इसी से समझ लीजिए कि कांग्रेस कोई लड़ाई लड़ने लायक है या नहीं है। थोड़ा कड़वा कांग्रेस के लिए बातें होंगी लेकिन सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए एकदम मैं कोट अनकोट जो मीटिंग में हुआ है वो बता रहा हूं। उदय भान ने आरोप लगाया कि बावरिया ने मशीन गड़बड़ी की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया और संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने में असफल रहे। ये प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं कि संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने में असफल रहे। ये दीपक बावरिया की जो कमी है उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये वही उदय भान है जो काम चलाऊ अध्यक्ष बन के बैठे थे और बस अध्यक्ष का मौज ले रहे थे। उस पद की कुर्सी जो है, जो आनंद उसका था वही काट रहे थे। 12 साल से संगठन नहीं है, जिलों में संगठन नहीं है, तब कितनी बार बात किया उदय भान ने, ये सवाल है। खैर, जब इन्होंने ये आरोप लगाए तो बावरिया ने कहा कि उन्होंने सभी संदेश उदय भान को फॉरवर्ड कर दिए थे। जो जो उनके पास आए, उनकी तबीयत खराब थी तो उन्होंने सारे संदेश उदय भान को फॉरवर्ड कर दिए। इसके साथ ही दीपक बावरिया ने टिकट वितरण में जो खामियां थी उसका भी जिक्र कर दिया। अब जब टिकट वितरण की जैसे ही बात आई तो जो लॉबी है एक ना, वो वेणुगोपाल से लेकर के उदय भान तक बड़ी लंबी वो चेन है, उसमें सब बहुत सारे लोग शामिल है, तभी तो टिकट ऐसे बटे थे। अब उदय भान को वहां पर ज्यादा दिक्कत हो गई टिकट बंटवारे पर, क्योंकि टिकट बंटवारे की बात होगी तो सब आएंगे निशाने पर। उदय भान भड़क गए, कहे टिकट टिकट वितरण पर सवाल उठाना सही नहीं है, ये संगठन को कमजोर करने वाला बयान है। अब बताइए आप, उदय भान जैसे नेताओं को तत्काल अगर घर न बिठा दिया जाए, हार जनता ने तो बिठा ही दिया है। एक आदमी पहली लाइन में कहता है बावरिया पर कि संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने में असफल रहे, यानी संगठन को मजबूत करने में असफल रहे। और जब टिकट वितरण की बात आती है तो वही उदय भान ये कहते हैं कि टिकट वितरण पर सवाल उठाना सही नहीं है, ये संगठन को कमजोर करने वाला बयान है।
अरे जब संगठन पहले ही कमजोर बता रहे हो कि संगठन कमजोर है, दीपक बावरिया उसको नहीं मजबूत कर पाए, असफल रहे मजबूत करने में, तो बयान कैसे किसको कमजोर कर रहा है? अरे भाई साहब, कम से कम 2 लाइन अगर बोलना है मीटिंग में तो उतना तो पढ़ के आओ। संगठन क्या मजबूत करोगे 2 लाइन बोलने के लिए? उसको सोचने समझने का वक्त आपके पास नहीं है। अपने ही 2 लाइन में कंट्राडिक्शन पैदा कर रहे हो। पहले में कह रहे हो संगठन मजबूत नहीं कर पाए और दूसरे में कह रहे हो ऐसा मत बोलो संगठन कमजोर हो जाएगा। जब मजबूत ही नहीं कर पाए तो क्या कद्दू कमजोर हो जाएगा भाई? मजाक बना कर रख दिया, ये विपक्ष के नाम पर तमाशा कर रहे हैं। ये उदय भान जैसे लोगों को तो तत्काल, दीपक बावरिया तो मैंने जो है ही है, उदय भान जैसे लोगों को तत्काल ये जरूरत है कि जनता ने घर बिठाया है, इनको कांग्रेस से बाहर करके बिठा देना चाहिए घर। ये सब जो है एक लॉबी, एक काकस बन करके कांग्रेस को दीमक की तरह खा गए सब। इनके 2 बयान है मेरे पास, कोट अनकोट। कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है, कांग्रेस के लोग सोचें और संगठन महामंत्री सोचें जो दिल्ली में बैठे हैं, वेणुगोपाल राव साहब। वो ठीक है, एक तस्वीर आई, वो ठीक लगी तस्वीर, चलिए ठीक है, प्रतीकात्मक रूप से मशीन की अर्थी लेके जा रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन इस कांग्रेस के भरोसे मुझे तो नहीं लगता है कोई लड़ाई उड़ाई हो पाएगी। ये सब बेकार है, आपकी कोशिशें, मुझे नहीं लगता है कि इस कोशिश को कोई अंजाम तक पहुंचाएगा। ये कांग्रेस आप देख रहे हैं ना, जिस हरियाणा में आप लगे हुए हैं 2 महीने से, वहां आपस में लड़ रहे हैं ये सब मीटिंग में। जी। नमस्कार चित्रांशी जी, आपको और न्यूज लॉन्चर के दर्शकों को वेरी गुड इवनिंग। आपने जो 4 पॉइंट उठाए उसमें से चौथा पॉइंट जिसमें आपने कहा कि वीवीपैट के लिए सभी ने अप्लाई किया या नहीं, यह अहम मुद्दा है। आपके मुताबिक 14 लोगों ने अप्लाई किया है क्या? ये यहाँ पर जो आई है खबर, ये ऑफिशियली जो खबर लगी है और ये हरियाणा के पोर्टल पे लगी है, वहां लगी है कि 14 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर मशीन में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर के दीपक बावरिया और उदय भान आमने सामने आ गए, तो 14 सीट का यहाँ जिक्र। जी जी, मेरे ख्याल से 5 लोगों ने ही अप्लाई किया, जितना मेरा इंफॉर्मेशन है। हरियाणा से 5 लोगों ने ही अप्लाई किया है 53 में से। 53 में से मात्र 5% लोगों ने। उनके लिए मैंने कल रात को करीब कल पूरा दिन मैं दोबारा पढ़ के पूरा एसओपी कोड का पूरा पढ़ के मैंने उनको एक और मौका देने के लिए एक लूपहोल जांचा है, जिसके तहत जब कुछ लोग 15 अक्टूबर को जाकर वीवीपैट की जांच के लिए दरख्वास्त करना चाहा, तो उनके दरख्वास्त ठुकराए गए। उस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और एसओपी को दोनों को मैच करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है, आप 1 दिन की मोहलत की मांग कर सकते हैं करके मैंने सारे उम्मीदवारों को, हारे हुए उम्मीदवारों को मैंने ईमेल भेज दिया, उनको व्हाट्सएप में भी भेज दिया। अगर वो आज लिख देते हैं, क्योंकि हम 15 तारीख जब जिला प्रशासन के पास पहुंचे तो हमें कहा गया कि 14 तारीख को ही तारीख खत्म हो गई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 15 तारीख को भी उनको मौका दिया जाना चाहिए था, और चूंकि वो वंचित रह गए, 1 दिन के मौके की विनती करते हुए चुनाव आयोग को एप्लीकेशन मैंने ही ड्राफ्ट करके हरियाणा के 53 उम्मीदवारों को भेजा है। अगर वो साइन करके सारे के सारे जो भी उसकी जांच नहीं कर पाए, वो अगर साइन करके आगे भेजते हैं तो उनको डेफिनेटली एक मौका मिल सकता है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। मतलब जो ऑर्डर एसओपी में दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, उनको डेफिनेटली मौका मिलेगा। अगर उदय भान जी चाहे या बावरिया जी चाहे तो इसका फायदा उठाकर सभी उम्मीदवारों को, चाहे जितने भी मार्जिन से हारे, सभी उम्मीदवारों से ये लेटर लिखवाएं कि हमें 1 दिन की मोहलत, 1 दिन का आप निर्धारित करें, कोई भी तारीख, उस दिन के लिए 1 ही दिन के लिए हमें मौका दीजिए ताकि हम अप्लाई कर सके। क्योंकि चूक जो है चुनाव आयोग की तरफ से है, उम्मीदवारों की तरफ से नहीं है। मेरे ख्याल से मेरे ही कहने पर पीसीसी ने एक आदेश जारी किया, हरियाणा पीसीसी ने 14 तारीख दोपहर को, कि 15 तारीख आखिरी दिन है, सभी को वीवीपैट की जांच के लिए दरख्वास्त करना है। कई लोग जिला अधिकारी के पास पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि 14 तारीख को ही डेट खत्म हो गई हमारे एसओपी के खिलाफ। मैंने जब एसओपी पढ़ा तो वाकई में एसओपी में 6 दिन का समय है, तो उनको 1 दिन का समय जो है ना वो खो गए, इसलिए वो अगर चाहे तो अभी भी
उनके पास एक मौका है अप्लाई करने के लिए। नहीं, मैं एक बात यहाँ रोकूंगा, 1 मिनट रोकूंगा। राजशेखर राव साहब, बड़ा महत्वपूर्ण आपने कहा। मैं कांग्रेस पे जब चर्चा शुरू है तो खुल के होनी चाहिए। एसओपी में 6 दिन है, आपने पढ़ा। ये जो पीसीसी है, उस पीसीसी को एक भी मिनट क्या रहने का अधिकार है जिस पीसीसी ने एसओपी नहीं पढ़ी? कांग्रेस पार्टी या तो अपना सलाहकार नियुक्त कर ले राजशेखर राव को, 24 घंटा वो वहां पर एसओपी पढ़ के बताएं। ये इतनी बड़ी पार्टी है, देश क्या चलाएंगे जब ये एसओपी नहीं पढ़ पा रहे हैं? 15 तारीख लास्ट डेट 15 बता करके 14 की दोपहर में ये 12 को 11 को क्यों नहीं उठे? जब हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस के भीतर बीजेपी के पेरोल पर लोग हैं, स्लीपर सेल हैं, यही उसका सबूत है। इनको पता था ये एसओपी पढ़े होंगे, लेकिन इन्होंने जानबूझ के 14 की दोपहर में किया कि हमारे प्रत्याशी अब न कर पाए कोई आपत्ति। 15 को जाएंगे, खाली हाथ लौट आएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सब के सब मिले हुए हैं, ये सब जी बीजेपी नहीं, के लिए ऐसा इतना बड़ा आरोप तो जायज नहीं बनता है चित्रांशी जी। नहीं नहीं, मैं इसलिए कर रहा भूल चूक हो जाती है। हूँ, इसलिए कह रहा हूं। सुनिए, आप इस बात को बड़ा गंभीर वो है, इसलिए कह रहे हैं कि कड़वी बात हो सकती है। दीपक बावरिया के पास 8 तारीख को मतगणना हुई, 8 तारीख को। 8 तारीख के सुबह, आज भी मेरे पास वो सारे मैसेज पड़े हैं। एक जो है जो आजकल ऐप आए हैं कुछ जिसमें प्राइवेसी होती है, व्हाट्सएप के अलावा एक कोई और ऐप है, उस ऐप पर एक शख्स ने दीपक बावरिया को पहला मैसेज 7:30 बजे, 7:30 पर किया। उसमें उसने लिखा, बताया कि बीजेपी को इतनी सीटें आ रही हैं, कांग्रेस को इतनी सीट आ रही है, आईएनएलडी को इतनी आ रही है, निर्दलीय को इतनी सीट आ रही है। उसने पूरा आंकड़ा दे दिया। उसके बाद उसने 7:35 पे दूसरा मैसेज किया उसी ऐप पे बावरिया को कि आप हल्के मत लेना, मुझे इतना भी आप हल्का मत समझो। फिर 7:40 पे, शायद 7:38 पे उसका आखिरी मैसेज है, वो स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं, हमने कार्यक्रम भी किया था उस पे, जिसमें उस शख्स ने दीपक बावरिया को लिखा कि आज शाम को आपको पता चल जाएगा कि मैं कोई ऐसा हल्का आदमी नहीं हूं। कोई हो सकता है अंदर का आदमी हो, उसकी आत्मा जग गई हो कि ये तो महापाप हो रहा है, बेईमानी हो रहा है, बता देते हैं। बावरिया की तबीयत खराब थी, बावरिया आराम पे थे। अब बावरिया को देखिए कि मतगणना के दिन भी इतना आराम कर रहे थे कि चलिए या तो ओपनली बोल देते कि भाई भाई हम छोड़ रहे हैं चुनावी कैंपेन, चुनावी अभियान को, किसी और को आप टेम्पोररी किसी को प्रभारी बना दो, तत्कालिक रूप से बनाया जाता है, लेकिन आप प्रभारी थे। अब हो सकता है तबीयत खराब हो, मुझे नहीं इतनी कि उस समय 8 तारीख उनकी हालत क्या थी, लेकिन उन्होंने 8 को मैसेज ही नहीं देखा। उन्होंने 8 तारीख की रात में मैसेज देखा। और दीपक बावरिया का ये स्टेटमेंट मैं बकौल हेमंत अत्री बता रहा हूं। जब हमने और हेमंत अत्री ने कार्यक्रम किया तो हेमंत अत्री ने कार्यक्रम करने से पहले दीपक बावरिया से टेलीफोनिक बातचीत की। हवा में नहीं करते कुछ भी हम लोग। तो दीपक बावरिया ने खुद बताया कि 8 को मैं नहीं देख पाया तबीयत खराब की वजह से। 9 तारीख को मैंने ये मैसेज सारे जो थे वो उदय भान को भेज दिए। उदय भान ये खबर लेकर के पता है कब आए? 9 तारीख को जो मैसेज भेज दिए थे वो करीब करीब 1 महीने बाद उदय भान वो मैसेज सामने लाते हैं। वो शायद तारीख थी 20 अक्टूबर, मेरे ख्याल से, अगर मैं दुरुस्त हूं नहीं तो नहीं, 20 महाराष्ट्र अक्टूबर। चुनाव के परिणाम घोषणा होने से 2 दिन पहले। अच्छा, तो यानी नवंबर, क्या नवंबर में? वही, हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, आप ठीक करो। उसी समय महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आने के उस समय 2-3 दिन आगे पीछे, तब तब जो है उदय भान ने इसको पब्लिक किया। अब आप बताइए, जो मैं आरोप लगाया, इससे लगता है कि जो है हम सिंपैथी, कांग्रेस के प्रति सिंपैथी हम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर कांग्रेस के प्रति हम एक्स्ट्रा सिंपैथी रखेंगे तो हमको इस देश के लिए, इस देश के संविधान के लिए एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित करना पड़ जाएगा। क्योंकि ऐसे लोगों पर तो हमको कठोर शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगर मोदी जी के या भाजपा के राज में डेमोक्रेसी और संविधान खतरे में है या उसको नुकसान होता है, तो कहते हैं ना कि उनका भी हिसाब होगा जो मौन धारण किए हुए थे। तो जो मौन है लोग,
जो अंदर खाने में मदद कर रहे हैं वो भी उतने ही पाप के भागी होंगे, पाप के उतने ही भागी होंगे जितना पाप का भागी सत्ताधारी दल होगा। आप 1 महीना तक, आप सामान्य बात है राव साहब, 1 महीने तक जो चीज आपके पास 9 को आ गई, 8 को काउंटिंग थी, अगर ये मैसेज 9 तारीख को ही फ्लोट हुआ होता पूरे देश में, तो मीडिया जो भी, मान लिया हम लोग जैसे वैकल्पिक मीडिया जो भी हैं, मेन स्ट्रीम नहीं चलाता, दुनिया क्या चलाती पता उस पर। लोग सड़कों पे भी आ सकते थे, लोग सड़कों पे भी आ सकते थे। एग्जैक्टली हरियाणा में जितना भीतर लोगों के वो था ना, कोलाहल था, वो मैंने महसूस किया है। आपको यकीन नहीं होगा, चुनावी नतीजों को समझने के लिए हरियाणा की खाप से जुड़े हुए आधा दर्जन से ज्यादा लोग हमारे ऑफिस आ गए दिल्ली, हरियाणा से गाड़ी लेकर के, अपनी गाड़ियों में भर के, और सिर्फ इसलिए कि आप लोग तो हरियाणा के चुनाव को इतने करीब से देखे, भाऊ थे, मैं था भाऊ को, आप तो इतना एक टॉप के नेताओं से बातचीत आपकी होती है, ये ऐसा हो कैसे गया, हमें क्या करना चाहिए, खाप के लोग आ गए। जब ये स्थिति थी तो ये उदय भान क्यों मैसेज दबा के बैठे थे, क्यों दबा के बैठे थे? मैं तो तर्क की बात करता हूं, क्यों दबा के मैं तो बैठे थे? आज कहता हूं, अगर अगर हरियाणा के हारे हुए उम्मीदवार जिसने भी वीवीपैट जांच के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया, मेरा जो पत्र है वो पत्र पढ़ने के बाद भी अगर वो नहीं लिखते हैं, तो आपकी जो बात है उसको मैं मान लूंगा कि वो बीजेपी का स्लीपर सेल है। ये दायित्व बनता है कि पीसीसी प्रेसिडेंट का कि उन्हें अपने पास बुला के हर एक उम्मीदवार को अपने समक्ष लेटर लिखवा के डिस्पैच करना चाहिए। ये उदयभान का कर्तव्य बनता है। जिन्होंने भी वीवीपैट के लिए जांच के लिए अभी तक दरख्वास्त नहीं किया, उनको तलब करें अपने दफ्तर, अपने सामने लेटर लिखवाएं, डिस्पैच करवाएं, नहीं तो वहां पर जिला अधिकारी को डिस्पैच करने के बाद उसका ठप्पा लगाने के बाद में वो कॉपी अपने पास रखें और ये इंश्योर करें, ये निर्धारण करें कि 53 के 53 उम्मीदवार, एक तो कम्युनिस्ट का है उसमें, 53 के 53 उम्मीदवारों ने ये पत्र लिख दिया या तो वीवीपैट जांच के लिए दरख्वास्त कर दिया। नहीं, बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूँ। कई चीजें ऐसी हैं, होता क्या है, हम लोग कोर्ट के प्रोसीडिंग में जाते हैं तो वहां पर सबसे महत्वपूर्ण होता है परिस्थितिजन्य साक्ष्य। जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं कि आपके पास 9 तारीख का मैसेज आप रखे रहे उसको 1.5 महीना, आपके पास राजशेखर राव ग्रुप बना करके उसमें मैसेज डाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, आप एसओपी तक नहीं पढ़ रहे। कोई काम तो है नहीं हरियाणा में कि संगठन संभाल रहे हो, अगर संभाले होते तो नौबत कुछ ऐसी नहीं होती। आप एसओपी तक नहीं पढ़ रहे हो, आप 14 तारीख की दोपहर में लिख रहे हो कि आप लोग चलिए जांच करवा लीजिए मशीन की, आप लोग एक्टिव हो जाइए। ये 14 तारीख की दोपहर में क्यों लिखा गया कि फॉर्मेलिटी भी हो गई है, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, फॉर्मेलिटी भी नहीं हो नहीं, गई। ऐसा 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 नहीं, नहीं, लोगों को ये नहीं नहीं ऐसा ये ना कहे, लोगों को शौक से उभरने के लिए टाइम लगता है। आप कोई शौक से उबरने के लिए टाइम, आप राव साहब हो सकता है मेरी बात से सहमत ना हो, शौक से उबरने के लिए टाइम उसको लगता है जो शौक में होता है। शौक में जनता थी हरियाणा की, इन्हें कोई शौक नहीं था, इन्हें कोई शौक नहीं था। शौक है उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं को, तो लेकर के निकल रहे हैं ना मशीन का प्रतीकात्मक रूप से कुछ भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उससे कुछ बड़ा फर्क आ जाएगा, कर रहे हैं ना कुछ, उद्धव के लोग कर रहे हैं, शरद पवार साहब के लोग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना। आप जरा मुझे बता दीजिए कि ये कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं, बताइए जरा, आप ही बता दीजिए क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये शौक से उबर रहे होंगे, ये शौक में होंगे, ये शौक में नहीं है, ये सब शौक देने वालों में से है। मुझे एक भी उदाहरण नहीं मिलता है, मैं यही तो कह रहा हूं। सुनील राउत आकर के एक नेता बोला, खबर बनी ना, लोग चर्चा किए ना कि तैयार है मशीन के खिलाफ इस्तीफा देने के लिए उद्धव का विधायक, वो उत्तम राव जानकर तैयार है ना, शरद पवार का विधायक। कांग्रेस की तरफ से आया सबसे कम वोट से जीतने वाले शख्स नाना पटोले साहब, बोल देते मैं भी इस्तीफा दूंगा। कहां दे ही रहे थे आप, दिखावे के लिए भी नहीं बोले कि कोई कहते हाथ दे दो नाना पटोले साहब और देना पड़ जाए। ये नहीं, महाराष्ट्र के लिए भी मैं उनको भी
महाराष्ट्र के एमएलएस को भी पूरे उनको मैंने कल रात में भी एक ईमेल भेजा है। उनको ये दलील दिया कि आपने कहा कि चुनाव वाले दिन के वीवीपैट नहीं गिनने हैं, तो हमने सोचा जो चुनाव वाले दिन के वीवीपैट अगर गिनने नहीं रहे तो हमें कोई फायदा नहीं, इसलिए हमने दरख्वास्त नहीं की। लेकिन अभी पता चला कि आपके टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑपरेशन के तहत आप मॉक पोलिंग के वीवीपैट और मॉक पोलिंग के ईवीएम के आंकड़े मैच करने में आपको कोई आपत्ति नहीं है। तो आप मान रहे हैं कि ईवीएम की अगर जांच करनी है तो वीवीपैट और ईवीएम के आंकड़े गिनकर ही हो सकता है। तो इसलिए अब हम गड़बड़ी चुनाव वाला मामला है, तो हमें एक मौका दीजिए, हम अप्लाई करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जा रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत। या तो उन्होंने पहले हम लोग चाह रहे हैं, हम तो बहुत वक्त से सुन रहे हैं कि जा रहा है। और आप देख लीजिए, जिसको जाना है, जिसको करना है, वो कर रहे हैं। ये कल को आज नहीं, रमेश चन्नीथला से वार्ता चुनावी नतीजे आने के 2 दिन के भीतर शुरू हो गई थी। क्या कह रहे हैं, कहाँ पहुंची गाड़ी, उन्होंने कहा, मैंने जंतर मंतर पर बैठने की बात कही तो उन्होंने कहा कि हम सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं गांव में। वो मैंने कहा सिग्नेचर कैंपेन आप नीचे से ऊपर ना जाइए, पहले दिल्ली में बैठिए, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आप एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, उसके बाद में स्टेट हेडक्वार्टर में कीजिए, बाद में गांव जाइए। आप पहले गांव में जाएंगे तो ये चर्चा, कांग्रेस पे चर्चा हरिकथा अनंता टाइप है। लेकिन फिर भी मैं बताऊं, मैं कह रहा हूं गांव से करवा रहे सिग्नेचर। जरा आप बोलिएगा रमेश चन्नीथला को कि भेज देंगे 5,000 10,000 साइन किए हुए, जरा डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भिजवा देंगे, जरा देख लें हम कहाँ साइन करवा रहे हैं। सबकी खबरें आ रही हैं, बस उनके कैंपेन की नहीं, उस सिग्नेचर कैंपेन की खबर नहीं आ रही है। वो सिग्नेचर कैंपेन प्रकाश पोहरे, मैं आपको बताऊं, प्रकाश पोहरे ने जिस दिन कॉल किया, वो सिग्नेचर कैंपेन हाथ पर काली पट्टी बांधना, अकोलम 50 लोग आए थे। तो अगर कांग्रेस की स्ट्रेंथ 50 से 51 की नहीं है, तो 50 लोग तो प्रकाश पोहरे के निजी संबंध पे आए थे। यानी कांग्रेस का उसमें जीरो प्रेजेंटेशन था, रिप्रेजेंटेशन जीरो, शून्य था। ये ढकोसला करते करते सिर्फ ढकोसले की राजनीति, ये ढकोसला सब राहुल गांधी को ये सारे के सारे अंधकार में रख रहे हैं। और राहुल तुम संघर्ष करो, हम पीछे हैं, राहुल तुम पीछे मुड़ो तो सब गायब हैं, यही हाल है। तो और कुछ नहीं है, हकीकत यही है। इसलिए क्योंकि मैं जो सामने दिख रहा है, हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों खबरें मैंने बता दी। हरियाणा में दो आपस में ही लड़ रहे हैं कि मैंने 9 तारीख को तुमको सबूत भेज दिया था, तुमने क्यों नहीं दिखाया। दूसरा कह रहा है तुमने कुछ किए नहीं। तीसरा कह रहा है टिकट बंटवारा गलती हुआ। चौथा कह रहा है संगठन को कमजोर कर दिया। पांचवा बोल रहा है कि तुम बोल रहे हो इसलिए संगठन कमजोर हो जाएगा। ये है हरियाणा की हालत। ये क्या मशीन से लड़ेंगे, क्या राजीव कुमार से लड़ेंगे, क्या भाजपा से लड़ेंगे। महाराष्ट्र की हालत भी मैं रिपीट कर दूं, उद्धव ठाकरे, शरद पवार अपने अपने स्तर पर छोटी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ नहीं भी रहे तो लड़ते हुए दिख तो रहे थोड़ा बहुत है, ये वो भी नहीं दिख रहे। तो इसके बाद कम से कम इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग क्या तो समान भाव से देखते हैं और समान भाव से हिसाब किताब करते हैं। तो इस अगर ऐसी दृष्टि से हम देखेंगे तो ये कांग्रेस की नकारापन की पराकाष्ठा है, जहां पर ये किसी भी लड़ाई को कमजोर करने में सबसे ताकतवर है। किसी भी लड़ाई को कमजोर करना हो तो बस कांग्रेस के हाथ में कमान सौंप दो, लड़ाई का सत्यानाश हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपने वो दिखाया, कम से कम वो शव यात्रा जो निकली है, फूंक दिया है राजीव कुमार की वो कोट अनकोट वाली मशीन, उसको फूंक दिया। यही एक बड़ी जो है कामयाबी है उद्धव के योद्धाओं की। देखते हैं ये लड़ाई आगे कहां तक जाती है। बाकी आपके जरिए अपडेट तो हमको मिलती ही रहती है, हम आपके जरिए पहुंचाएंगे। धन्यवाद राव साहब। नहीं, एक और बात लास्ट में मैं हरियाणा के जो हारे हुए सभी उम्मीदवारों को, खासकर उदयभान जी को मैं कहता हूं, अगर अभी भी आपके पास मौका होने के बावजूद अभी भी आपने जिम्मेदारी लेके सभी उम्मीदवार जो भी वीवीपैट के लिए दरख्वास्त नहीं लिखे, उनसे अगर पत्र नहीं लिखवाएंगे तो आप बेहतर है पद से हट जाए। आप इतना काम नहीं कर सकते हैं तो आप बेहतर है पद से हट जाए, इस्तीफा देके हट जाए, या तो पूरे जिम्मेदारी के साथ काम कीजिए,
जो आपके कार्यभार दिया गया है उसका जिम्मेदारी ले लीजिए। एक मौका आपके चुनाव आयोग की गलती की वजह से एक दिन का मौका आपको अभी भी मिल सकता है। उसके लिए आपके जो भी उम्मीदवार वीवीपैट के लिए दरख्वास्त नहीं किए उनको आप एक लेटर चिट्ठी भिजवाना है। वो चिट्ठी आपके ईमेल में, आपके व्हाट्सएप में भी है, हर एक उम्मीदवार के व्हाट्सएप और ईमेल में भी है। उसको प्रिंट लेना है, नाम भरना है, साइन करके भेजना है, बस। अगर उधर से जवाब आया कि पैसा भरो, तब पैसा भरना की बात है। कितने पोलिंग स्टेशन का पैसा भरना है, कितना पोलिंग स्टेशन की जांच करवाना, तब की बात है। पहले तो आपसे ये पहल होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने हमें ये कहा कि 14 तारीख को शाम को टाइम खत्म हो गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 15 दिन की लास्ट डेट थी। एक दिन का मौका हमें मिलना चाहिए। ये पूरा एक्सप्रेशन देते हुए उनको खत लिखना चाहिए। अगर हरियाणा के उम्मीदवार अपनी निजी दायित्व लेके भी लिख सकते हैं, उदय भान जी भी अपने पार्टी अध्यक्ष होने के दायित्व लेकर भी कर सकते हैं। जो दोनों में से कोई ना कोई ये देखना चाहिए कि 53 के 53 ओम प्रकाश जी जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, सीपीएम के हैं, उनके हाथ भी एक चिट्ठी भेजकर उनसे भी लिखवाना चाहिए। ये देखना चाहिए कि 53 में से 53 या तो वीवीपैट के लिए दरखास्त कर रहे होंगे या एक दिन की मोहलत के लिए चिट्ठी लिखे होंगे। इसका दायित्व उदय भान जी के ऊपर है अभी। चलिए, आप उम्मीद लगाए हुए हैं, ये आपकी भी हिम्मत है कि उम्मीद लगाए, हम देखते हैं नहीं कि ना उम्मीदें पूरी तो कैसे इस्तीफा होगी। दे दे। अगर ये नहीं कर सके तो पद से हट जाए। जब लिखी लिखाई चिट्ठी, मैं वही बात कर रहा हूँ, जब राजशेखर राव फॉर्मेट बना दे रहे हैं, चिट्ठी लिख दे रहे हैं, उसमें खाली फिल इन द ब्लैंक, जैसे परीक्षा में आता था पहले, स्कूलों में आता होगा आज भी, फिल इन द ब्लैंक, बस उतना ही छोड़ा इन्होंने। कांग्रेस का 90-95% काम इन्होंने कर दिया, अपना नाम लिखना है। अब अपना नाम भी लिख के नहीं दे पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कितनी मजबूत लड़ाई होने वाली है। खैर, हम तो उम्मीद करेंगे ही करेंगे कि जो भी अव्यवस्था है, संविधान और लोकतंत्र विरोधी अगर कुछ भी देश में हो रहा है, तो उसके खिलाफ पुरजोर लड़ाई होनी चाहिए। संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से पुरजोर लड़ाई होनी चाहिए। इजाजत दीजिए राव साहब, धन्यवाद, नमस्कार।